समांथा के केस में हमने देखा कि समांथा ने जब खुद के प्रति सहानुभूति प्रकट की तब किस तरीके से उसके भविष्य की राहें खुल गई, ये हमने पिछली 2 कड़ियों में जाना। अब यहाँ मैं मैक्स की केस का जिक्र करना चाहूँगी। मैक्स जो कि एक बहुत अनुभवी डॉक्टर थे, लेकिन जब उन्होंने अपने अतीत में जाकर दूसरों के प्रति सहानुभूति प्रकट करी, उसे महसूस किया, तो इससे उनका वर्तमान कैसे बदल गया और उन्होंने अपने भविष्य को किस रूप में देखा। जब हम सहानुभूति लफ्ज़ का यूज़ करते हैं तो हमें लगता है कि ये एक भाव है जो हम दूसरों के लिए रखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये भाव एक सहानुभूति का जो हम खुद के लिए भी रखना ज़रूरी है। जैसे कि समांथा के केस में समांथा ने जब अपने प्रति सहानुभूति करी तो उसकी लाइफ चेंज हुई। ऐसे ही एक बहुत अनुभवी डॉक्टर मैक्स से जब ब्रायनविस की पहली मुलाकात हुई तो उन्हें वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। और ब्रायनविस अकेले शख्स नहीं थे जो उनके बारे में ऐसी राय रखते थे, बल्कि वो जिस हॉस्पिटल में काम करते थे वहाँ और जो मरीज थे और जो उनके सहयोगी थे, जो वहाँ नर्सिस थीं और जो स्टाफ था, वो भी उस डॉक्टर के प्रति कुछ इसी तरह का नज़रिया रखते थे। अधिकतर लोग डॉक्टर मैक्स को नापसंद करते थे। डॉक्टर मैक्स के हॉस्पिटल में ही एक साइकोलॉजिस्ट थी जिनका नाम था बेटी। तो उन्होंने ही डॉक्टर मैक्स को ये कहा था कि उन्हें ब्रायनविस से जाके मिलना चाहिए। हॉस्पिटल का बाकी स्टाफ भी ये चाहता था कि डॉक्टर मैक्स अपने दिमाग का इलाज कराएं। तो एक दिन डॉक्टर मैक्स बिल्कुल आंधी तूफान की तरह ब्रायनविस के दफ्तर में आए और उन्होंने उनके डेस्क के सामने वो खड़े हो गए और बहुत तेज़ी से बोले, मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ नहीं आया हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। उनकी जो भाषा थी उसमें बहुत ज़्यादा एक एंजाइटी नज़र आ रही थी, बहुत व्याग्रता से वो बोल रहे थे। हॉस्पिटल का जो स्टाफ है उसे लगता है कि मेरा दिमाग ख़राब है और उसे ठीक किए जाने की ज़रूरत है। मेरे हिसाब से तो उन सब का दिमाग ख़राब है, वो सब लोग मुझे मेरा काम करने से रोकते हैं। ये डॉक्टर मैक्स के लफ्ज़ थे। डॉक्टर मैक्स एक 48 साल के लंबे कद के, उनके चेहरे पर हल्की सी लालिमा थी, बाल भूरे रंग के थे जो हमेशा बिखरे से रहते थे। आंखें तो ऐसी थी जैसे आग बरस रही हो, और वो ऐसे ढीली ढाली सी पैंट और एक इस तरह की टी शर्ट सी पहने रहते थे कि उनको देखकर ऐसे लगता था ये डॉक्टर हैं या बारटेंडर हैं। खैर, आगे डॉक्टर मैक्स ने बोलना शुरू किया, वो रात वाली नर्स बिल्कुल पागल औरत है। मेरा एक मरीज़ जो कि बहुत बढ़िया आदमी है, बिल्कुल राजकुमार है, शानदार व्यक्तित्व, बड़े घर का व्यक्ति, कल रात उसने नर्स को आवाज़ लगाई। वो बेचारा उल्टियों पे उल्टी कर रहा था और नर्स वो फ़ोन से हटने के लिए तैयार ही नहीं थी। और जब मैंने उसको चिल्लाकर कहा कि फ़ोन रखो और पेशेंट को देखो, तो उस नर्स का जवाब था कि मेरा बेटा बीमार है। झूठा बहाना। आखिरकार जब उस नर्स ने अपना फ़ोन रखा तो मैंने उसकी इतनी खबर ली, उसका दिमाग ठिकाने आ गया। ये उसकी पहली बातचीत थी डॉक्टर ब्रायनविस के साथ। आगे ब्रायनविस ने उससे पूछा, ये सब कब हुआ? पिछले हफ्ते। उसने मेरी शिकायत कर दी और इसी वजह से बेटी ने आपसे बात की होगी। जिस वक्त तुमने नर्स की खबर ली उस वक्त क्या हो रहा था? आधी रात का वक्त था या शायद उससे भी ज़्यादा। तो इतनी रात को आप हॉस्पिटल में कर क्या रहे थे? अपना काम, मरीजों की देखभाल। लेकिन डॉक्टर, बेटी का कहना तो ये है कि आप अक्सर वहाँ देर तक रुकते हैं, थके रहते हैं और उस काम को भी अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं जो जूनियर डॉक्टर कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, बशर्ते कि उनका दिमाग उनके भेजे में हो, उनके घुटनों में ना हो। फिर उसने ब्रायनविस की टेबल पे कोहनी टिकाकर बोला, आपको पता है वो लोग क्या करते हैं? उसके लहजे में भरपूर आत्मविश्वास था। उसने कहा, मैं उनको छोटी छोटी बात भी समझाता हूँ,
लेकिन वो करते वही हैं जो उन्होंने करना है। किसी मरीज़ को इन जूनियर डॉक्टर के हवाले करना तो ऐसा है कि मरीज़ की जान ले लेना। यानी कि डॉक्टर मैक्स ज़रूरत से ज़्यादा संजीदगी से अपना काम करते थे, इतनी ज़्यादा संजीदगी से कि उनके मरीज़ भी उनसे परेशान हो जाते थे कि ये डॉक्टर हर वक्त सिर पे मंडराता क्यों है। आप इतनी रफ्तार से काम करते हैं तो क्या थकावट महसूस नहीं करते? हाँ, कभी कभी। और फिर वो कुर्सी पर बैठ गया। अब आप देखिए उसके अंदर कितनी व्यग्रता थी कि ये सारी भड़ास उसने ब्रैनविस के सामने आते ही निकाल दी। वो थोड़ा शांत हुआ, लेकिन उसका एक पैर अभी भी बेचैनी से हिल रहा था। बिल्कुल थक जाता हूँ, कौन होगा जो नहीं थकेगा। अगर आपने उन लोगों का नकारापन देखा होता तो आप सिर पकड़ के बैठ जाते। गलत दवाइयाँ, गलत इलाज, गलत खान पान, इतने असभ्य लोग, पीठ पीछे बुराइयाँ, फर्श पर गंदगी, गलत चार्ट्स। अच्छा, तो इन सब से तो तुम्हारे मरीजों की जान खतरे में पड़ जाती होगी। बस जैसे उन्होंने इंजन को स्टार्ट किया, मैक्स फिर शुरू हो गया। शर्तियाँ खतरे में होती है और कभी कभी तो वो लोग मर ही जाते हैं। हाँ, कुछ मरीज मर जाते होंगे, लेकिन गलत इलाज से नहीं। लोग कैंसर से भी मरते हैं, वायरस से भी मरते हैं, एक्सीडेंट में भी मरते हैं। इन सबको रोकना हमारे बस में तो नहीं है, ब्रैनविस ने उससे कहा। लेकिन वो अपने मरीजों को लेकर इतना ज़्यादा व्यग्र था, उसने कहा, लेकिन मेरे मरीजों के साथ ऐसा नहीं होता। ये बात उसने बहुत एक दृढ़ता के साथ और अहंकार के साथ कही। और अचानक से सीन पलट गया। अचानक से ब्रैनविस हैरान रह गए क्योंकि मैक्स की आंखों में आंसू भर आए और उसने कहा, आप सच कह रहे हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, और जब ऐसा हो जाता है तब मेरा मन करता है कि मैं खुद को मार डालूं, क्योंकि मैं अपने मरीजों से बहुत प्यार करता हूँ, हर एक से प्यार करता हूँ। और जब उनमें से कोई मरता है तो जैसे मैं मर जाता हूँ, मेरा दिल छलनी हो जाता है। अब आप देख रहे हैं कि वो अपने पेशेंट्स के साथ कितना ज़्यादा अटैच है। आपको पता है, जब ऐसा होता है तो मैं सबसे ज़्यादा नाराज़ किससे होता हूँ? वो सुबकते हुए कह रहा था, अपने आप से। खैर, इस बातचीत के अंत में ब्रैनविस ने निचोड़ निकाला कि मैक्स अपने मरीज़ों की देखभाल को लेकर, उनके इलाज को लेकर बहुत ज़्यादा जुनूनी है। हालांकि वो जीवन के बाकी मामलों में बहुत सामान्य है, और हालांकि शुरू में मरीज़ जब इतना डॉक्टर से उनको इतना अटेंशन मिलती है, इतना देखभाल मिलती है, तो वो खुश भी होते हैं। लेकिन ये बस शुरुआती होता है। जब मरीज़ के सिर पे हर वक्त नुक्ताचीनी करते हैं और उसके सिर पे मंडराते हैं डॉक्टर मैक्स, तब मरीज़ उनसे परेशान होने लगते हैं। मैक्स के जो मरीज़ हैं वो बाद में मैक्स के इस जुनूनी व्यवहार से वाकिफ़ होने लगते हैं, मैक्स के इस पागलपन से वाकिफ़ होने लगते हैं। जब भी किसी मरीज़ की तबीयत ख़राब होती है या वो गुज़र जाता है, तो डॉक्टर मैक्स उसे अपनी गलती मानने लगते थे, ऐसी गलती जिसे माफ़ नहीं किया जा सकता। और वो इतने ज़्यादा गिल्ट में आ जाते थे कि उन्हें डिप्रेशन की दवाइयाँ खानी पड़ती थी, उनके सीने में दर्द शुरू हो जाता था। और जब वो अब अपने इस सीने के दर्द को लेकर एक हृदय रोग विशेषज्ञ के पास गए, तो उन्होंने उनके तमाम परीक्षण किए और उसके बाद उन्हें कहा कि आप बिल्कुल ठीक हैं, आपके हृदय में कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन दर्द तो था। लेकिन इस हालत में भी, जबकि उनके किसी मरीज़ का देहांत हो गया, वो खुद को जिम्मेवार मान रहे हैं, उनकी छाती में दर्द है, इस हालत में भी बजाय इसके कि वो घर में बैठ के रेस्ट करते, उन्होंने अस्पताल के और ज़्यादा चक्कर लगाने शुरू कर दिए, मरीज़ों की और ज़्यादा देखभाल करनी शुरू कर दी। क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि मैं घर बैठकर फ़ोन पे उनको गाइड नहीं कर सकता, उनको निर्देश दे के मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे तो आना ही पड़ेगा।
और वो अपने मरीज़ों की देखभाल में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते थे कि घर में तो वक्त दे ही नहीं पाते थे। स्वाभाविक तौर पे जब इस तरीके से आप बहुत ज़्यादा वक्त अपने काम को देंगे तो घर पे आपको वक्त, घर के लिए वक्त आप नहीं निकाल पाएंगे। और इसके साथ साथ उनके परिवार वाले इस बात से भी परेशान थे कि उनका मूड क्यों खराब रहता है, वो चिड़चिड़े से क्यों रहते हैं हर वक्त। अब आप इस केस को ऊपरी तौर पर देखेंगे तो वैसे तो इस तरह का डॉक्टर मिलना ये तो एक नियामत है कि इतनी देखभाल करने वाला डॉक्टर मिले, लेकिन जब देखभाल भी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो मरीज उससे भी परेशान हो जाते हैं कि आपकी सांस सांस पर किसी की नज़र टिकी हुई है, बार बार आपके साथ टोका टाकी निर्देश, हर वक्त कोई आपके सिर पे मंडरा रहा है। बस मैक्स ये हालत कर देते थे अपने मरीज़ों की, बजाय खुद आराम करने के, यदि उनकी तबीयत ख़राब है तो वो खुद आराम करने की बजाय और ज़्यादा वक्त हॉस्पिटल में गुजारने लगते थे। अंत में मैक्स ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे मरीज़ ठीक हो जाएं। हालांकि जब वो ठीक हो जाते हैं तो मुझे कोई बहुत संतुष्टि सी महसूस नहीं होती। जब वो बीमार हैं, मैं उनकी बीमारी से अगर दुखी हूँ तो जब वो स्वस्थ हो जाते हैं तो मुझे खुश भी होना चाहिए, लेकिन तब मैं खुशी महसूस नहीं करता। मैक्स के किसी भी मरीज़ की जब तबीयत खराब होती है तो मैक्स का आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। जैसे जैसे मरीज़ की तबीयत खराब होती जाती है, मैक्स का आत्मविश्वास भी ख़त्म होने लगता है। वो ऐसा बिहेव करने लगता है कि मैं तो डॉक्टर कहलाने की लायक ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने पेशेंट को ठीक नहीं कर सका। और मैक्स का जो इतना सारा चीखना चिल्लाना, अनाप शनाप बोलना था, गुस्सा करना था, वो सब एक ही चीज़ को छुपाने के लिए था, और वो था कि वो डरता था। जब ब्रायन वीज ने उससे पास्ट लाइफ रिग्रेशन की बात कही तो इस पर मैक्स का जवाब था, अरे नहीं, पता चला मैं पूर्व जन्म में कोई हत्यारा था तो। और हकीकत में इस चीज़ की संभावना नहीं के बराबर थी, क्योंकि अब तक जितने भी केस ब्रायन वीज ने देखे थे उसके आधार पर वो कह सकते थे कि हरगिज मैक्स किसी का हत्यारा नहीं हो सकता। लेकिन वो पास्ट लाइफ के लिए तैयार नहीं था। क्योंकि वो पास्ट लाइफ कराने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए ब्रायन वीज ने उससे कहा, तो क्या तुम भविष्य को जानना चाहोगे? ये सुन के मैक्स मुस्कुराने लगा। मैं ज़रूर भविष्य जानना चाहूँगा, और ज़रूर वो वर्तमान से बेहतर होगा। अक्सर वो लोग जो तर्क से चलते हैं, इस तरह के लोग जिनका बायां दिमाग ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इस तरह के लोग जैसे डॉक्टर, वकील, जो लोग तर्क की भाषा को ज़्यादा आसानी से समझते हैं, वो लोग रिग्रेशन की बजाय प्रोग्रेशन कराना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। वो लोग अपने भविष्य को जानना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। और मैक्स जैसे जो अधिकतर तर्क बुद्धि से सोचने वाले लोग हैं, उनके मुताबिक भी ये सब एक कल्पना है। लेकिन ब्रायन वीज के मुताबिक ये कल्पना से बहुत आगे की चीज़ है। अब जो उसने अपने आप को भविष्य में देखा, अपनी प्रोग्रेशन में उसने देखा, जो बिल्कुल स्पष्ट, उसने स्पष्ट छवियाँ देखी कि वो डॉक्टर्स के एक ग्रुप है, वो उनका टीचर है, और एक टीचर की तरह अपने स्टूडेंट से घिरा हुआ है। ये काम बहुत संतुष्टिदायक है, इस पर उसने कहा। ये जितने भी मेरे विद्यार्थी हैं, ये सब मुझसे बेहतर डॉक्टर हैं, लेकिन मैं शरीर से भी परे भावनाओं तक जाने की काबिलियत रखता हूँ, और मैं इन्हें सिखाता हूँ कि किस तरह से अपनी चेतना को शरीर से अलग करके एक आध्यात्मिक हीलिंग की कार्यप्रणाली को समझा जा सकता है, और किस तरीके से जो हमारी आत्मा है वो हमारे इस भौतिक शरीर को छोड़कर ऊंचे आयामों में जाने के लिए तैयार होती है, और इसके बाद अपने भावनात्मक शरीर को भी छोड़ देती है और बहुत बहुत हल्की हो जाती है। इस अवस्था में मैं उसे मानसिक शरीर कहता हूँ। चेतना इस आयाम से भी अलग होकर अपने नेचुरल वाइब्रेशंस को अनंत के साथ मिला लेती है और मुक्त हो जाती है और ऊंची अवस्था को प्राप्त हो जाती है। अब ये सारा जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जिससे
वर्तमान के मैक्स का कोई लेना देना नहीं है। वर्तमान का मैक्स तर्क बुद्धि से काम करता है, वो एक डॉक्टर है, डॉक्टरी भाषा को समझता है, उसका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब वो अपना भविष्य देख रहा है तो वो एक निंद्रा किसी अवस्था में ब्रायन विस को ये आध्यात्मिक लेक्चर दे रहा है। मतलब वो ब्रायन विस की फील्ड से ही मिलता जुलता कार्य कर रहा है और आज की तारीख में उसका इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिलहाल वो जो जानकारी दे रहा है वो एक बेहोशी किसी अवस्था में दे रहा है। फिलहाल तो वो इस चीज से भी अनजाना है कि ब्रायन विस उसके सामने खड़े हैं जिनसे वो ये बातें कह रहा है। ये मेरे शोध का विषय है और मेरा शोध चिकित्सा विज्ञान को बदल के रख देगा। मैं अपने इस कोर्स को मल्टी डायमेंशनल हीलिंग ऑफ ऑल एनर्जी बॉडीज का नाम देता हूँ। और वो इतना स्पष्ट वर्णन कर रहा था और उसके जो शोध का विषय था, जो सब्जेक्ट था, वो वही था जो ब्रायन विस का था। और मेरा ये कोर्स हमेशा हमेशा के लिए चिकित्सा विज्ञान का स्वरूप बदल देगा, मैक्स ने कहा। ये मैक्स का विश्वास था, लेकिन उसने अपनी इस भावना को कभी कहीं उजागर नहीं किया था। अब इस प्रोग्रेशन थेरेपी पर शक करने वाले कह सकते हैं कि ये मैक्स की एक ख्याली पुलाव थे, लेकिन यहाँ पर ये बात समझने की है कि मैक्स का आध्यात्मिक ज्ञान से जो वो बेहोशी की अवस्था में दे रहा था उससे कोई लेना देना नहीं है अपनी रियल लाइफ में। वो कोई आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं है, वो तो बहुत तर्कपूर्ण तरीके से सोचने वाला व्यक्ति है। आध्यात्मिक उपचार, मानसिक शरीर, इन सब चीज़ों से उसका कोई लेना देना नहीं है। ये शब्द भी ऐसे शब्द हैं कि उसने कभी अपने जीवन में प्रयोग नहीं किए होंगे, कभी अध्यात्म से जुड़ी कोई बुक नहीं पढ़ी होगी उसने। खैर, ये सेशन जब ख़त्म हुआ तो उसने कहा, ये सब क्या था? जब मैक्स इस सम्मोहन से बाहर आया तो वो हैरान तो कम था, खुश ज़्यादा था। ब्रायन विस बोले कि कौन जाने क्या था। उन्होंने बिल्कुल एक शांत भाव से उत्तर दिया। और इतना ब्रायन विस की समझ में आ चुका था कि मैक्स कई जन्मों से या शायद अपने आगे आने वाले जन्मों में भी एक हीलर का रोल ही प्ले करेंगे। वो काफ़ी जन्मों से एक हीलर, एक शिक्षक की तरह ही कार्य करते आए हैं। आगे ब्रायन विस बोले कि मैं कोई आध्यात्मिक टीचर नहीं हूँ, मुझे कोई बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक नॉलेज तो नहीं है, लेकिन जो कुछ भी मैक्स ने कहा, मैं कह सकता हूँ कि ये जो आध्यात्मिक अवधारणाएं हैं उससे मिलता जुलता है जो कुछ भी मैक्स ने जानकारी दी। एक्चुअल में बात ये थी कि जो मैक्स था, मैक्स की जो चेतना थी वो सिर्फ अपना भविष्य नहीं देख रही, उसकी चेतना उसके आने वाले जीवन के जो खाका है उसको खींचने में भी व्यस्त है। जैसे लोगों को नियर डेथ एक्सपीरियंस होते हैं या मृत्यु के बाद के जो एक्सपीरियंस होते हैं, तो वो उससे एक कदम आगे जाके एक्सपीरियंस करते हैं, आत्मा लोक का एक्सपीरियंस करते हैं, एक आत्मा का एक्सपीरियंस करते हैं। ये एक्सपीरियंस कुछ वैसा था। सिर्फ भविष्य का एक्सपीरियंस नहीं है ये, जैसे किसी की अंतरात्मा में जागृति हुई हो, इस तरह का एक एक्सपीरियंस था। क्योंकि उसने एक लाइन इस्तेमाल करी जो बहुत खास है। उसने कहा कि मैं मानव चेतना उसे ऊपर उठते हुए देख रहा हूँ, उसे ऊपर उठते हुए देख सकता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है जो मैक्स ने कही। इससे पता चलता है कि वो सिर्फ अपना भविष्य नहीं देख रहा, शायद उसकी चेतना उसको उसके आने वाले जन्मों तक भी ले जाने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद मैक्स ने बोला कि अब मैं वापस आऊँगा। तो इस पर ब्रायन विस ने कहा, क्या पूर्व जन्मों को जानने के लिए? उसने कहा, हाँ सही। जब मेरा भविष्य इतना शानदार है तो भला अतीत में क्या बुरा हो सकता है, वो भी अच्छा ही होगा। अब मैं उसे जानने का उत्सुक हूँ। ये मैक्स के जवाब थे। वो व्यक्ति जो अपने पूर्व जन्म को नहीं जानना चाहता था क्योंकि वो डरता था कि कहीं वो उसमें हत्यारा ना निकले, अब वो कह रहा था कि अगर मेरा भविष्य इतना शानदार है तो ज़रूर मेरा पास्ट भी बहुत शानदार रहा होगा। इसी केस को मैं अगली कड़ी में कंटिन्यू करूँगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अमेज़ॉन का लिंक शेयर किया है। अगर आप इस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज़ करते हैं तो बिना कोई आर्थिक नुकसान उठाए आप इस ज्ञान के प्रसार में सहयोग दे सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे।
आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। समांथा के केस में